गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्शन बी ECS 2 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम में आया था, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 2 का। इसमें हम आज अभी सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी में जो है यू हैव टू डू एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। आंसर्स बहुत लंबे तो नहीं लिखने होते हैं, पर मैं आपको फिर भी आंसर समझा देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 13th जो है व्हाट वर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। एस्ट्रोलॉजर जो है एस्ट्रोलॉजी करता था, यानी कि ज्योतिष जो था वो ज्योतिष संबंधी कार्य करता था, और उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स क्या थे उनके नाम बताने। तो जो स्टोरी अब हम पढ़ते हैं आर के नारायण की द्वारा लिखी हुई जो स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें हम देखते हैं कि उसके पास 4 इक्विपमेंट्स हैं। एक है फर्स्ट है अ डजन काउरी सेल्स, आप 1 नंबर लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए 2 नंबर लगाई लिखिए, उसके आगे लिखिए अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट। एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा है, उसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं, रहस्यमयी चित्र हैं, बहुत साफ नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है क्या है वो करके। दूसरा ये है। तीसरा है उनके पास एक नोटबुक है, अ नोटबुक। एंड फोर्थ इज अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग। पामायरा राइटिंग की यानी कि पामायरा के ट्री के पत्तों की, जो पाम ट्री के पत्तों की एक बंडल है, उसमें लिखा हुआ है कुछ, वो भी उनके पास एक है। तो ये 4 इक्विपमेंट्स एस्ट्रोलॉजर के पास है 13th नंबर क्वेश्चन के। 14th क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि पोएम किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम के अनुसार क्या है? व्हाट इज ट्रू लव? एग्जामिनर ने पूछा है कि ट्रू लव को आप डिफाइन करें। तो ट्रू लव को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट ट्रू लव इज समथिंग विच नेवर गिव्स इन। कभी भी हार नहीं मानता है, कैसी भी परिस्थितियाँ हो। एक तो ये है इसमें, इट नेवर चेंजेस, ये कभी बदलता नहीं है, कैसे भी चेंजेस, कैसे भी ऑल्ट्रेशन, मतलब इट ऑल्टर्स नॉट विद द ऑल्ट्रेशन फाइंड, ये जो लिखा है तो इसका मतलब है कि इट नेवर चेंजेस। इसमें लिख सकते हैं इट नेवर फेड्स, ये कभी समाप्त भी नहीं होता या फीका नहीं पड़ता है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथेंड होता है। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये एक कॉन्स्टेंट की तरह रहता है, एक नियतांक की तरह रहता है, जैसे कि हम पोल स्टार को देखते हैं, ध्रुव तारे को देखते हैं, उस प्रकार से। एंड इट आउटलास्ट्स डेथ, और ये मृत्यु को भी जीत लेता है, यानी कि इसकी कभी मौत नहीं होती, ये अमर होता है। दैट ट्रू लव इज समथिंग लाइक दिस। इट डज नॉट एडमिट एनी इम्पेडिमेंट्स दैट कम्स ऑन हिज वे एंड इट फूल्स टाइम। इसके बारे में भी कहा गया है कि ये समय को मूर्ख बना लेता है। इट इज़ नॉट टाइम्स फूल, इसको समय मूर्ख नहीं बना पाता है, यानी कि ये समय से भी आगे है, ये समय के साथ बदलता नहीं है, समय से हारता नहीं है, जबकि समय से हर चीज़ समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बट ट्रू लव नेवर एंड्स। तो इट स्टैंड्स या इट रिमेन्स टिल डूम्सडे, हम ये भी कह सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई डज द पोइट वॉन्ट टू ड्रिंक वाइन। ये जो पोइम है जिससे क्वेश्चन लिया गया है, ये पोइम है ओड टू अ नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने इस पोइम को लिखा है। जॉन कीट्स इज द पोइट ऑफ दिस पोइम एंड जॉन कीट्स wants to say that he wants to drink wine। ऐसा वो क्यों कहते हैं? तो जॉन कीट्स जब सॉन्ग सुनते हैं, when John Keats hears the song of the nightingale, the poet wants to escape from the human world, the world that is full of miseries, sorrows, tensions. And the poet wants to forget all these miseries, all these sorrows, all these tensions of the world. He wants to join the happy bird. His first thought is to reach to the bird's state by drinking alcohol. तो जब हम पोइम पढ़ते हैं तो पोइम में हम देखते हैं कि वो जो बर्ड है वो बहुत खुश लग रही है। जब पोइट उसको सुन रहा है, उसके गाने को सुन रहा है, नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुन रहा है, तो उसे महसूस हो रहा है कि ये जो
चिड़िया है वो बहुत खुश है, उसकी आत्मा बहुत तृप्त है, उसको मतलब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो पोइट के सबसे पहला जो थॉट दिमाग में आता है वो चाहता है कि वो भी उस बर्ड की स्टेज में जाके पहुंच जाए, उसके स्टेट में पहुंच जाए, बर्ड्स के स्टेट में, उस कंडीशन में पहुंच जाए जिस कंडीशन में बर्ड है, ताकि उसे भी वो खुशी महसूस हो सके। और इसके लिए वो सोचता है कि व्हाट कैन बी द वे, कौन सा तरीका हो सकता है, और उसको लगता है ये अल्कोहल पी के शायद वो उस स्टेज में पहुंच सकता है। तो ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द ट्रू हैप्पीनेस व्हाट द बर्ड इज एक्सपीरियंसिंग, दैट्स व्हाई ही सेज, पोइट वही ट्रू हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसको अनुभव करना चाहता है जो बर्ड भी एक्सपीरियंस, जो पोइट के अनुसार बर्ड एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए वो क्या करना चाहता है, दैट्स वाई द पोइट वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाइन। इसके बाद 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन जो है यह है डिफाइन साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में लिखना है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिख के भी काम चल जाएगा, थोड़ा सा आप साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में लिख देंगे तो, और आप चाहें तो थोड़ा कुछ ऐड भी कर सकते हैं उसमें। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर आल्सो नोन एज इमोशनल बैरियर्स। ठीक है, एक तो ये है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आया है ऊपर। और इसके बारे में फिर हम लिख सकते हैं दीज आर द प्राइम बैरियर्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें प्राइम बैरियर्स हैं ये, मतलब पहले स्टार्टिंग बैरियर्स हैं, बेसिक बैरियर्स हैं। दीज आर द इंटरनल मेंटल ब्लॉक्स इन द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के अंदर ही ये इंटरनली ये ब्लॉक्स हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये हिंड्रेंसेस हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, और ये मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या मेंटल ब्लॉक्स हैं, which prevents the individual from understanding a message, expressing themselves effectively. जो इंडिविजुअल है उसको ये मेंटल ब्लॉक्स क्या करते हैं, रोक देते हैं, वो मैसेज को सही से समझ नहीं पाता है, उसका कुछ नया ही अर्थ लगाता है वो, मतलब कि कुछ दूसरा अर्थ लगाता है, जो भी बोला जा रहा है उसका कुछ और मीनिंग वो लगाने लग जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज मेंटल ब्लॉक्स। वो एक्सप्रेस भी अपने आप को सही से इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। ऐसे भी हम समस्याएं देखते हैं जब साइकोलॉजिकल बैरियर्स जब हम देखते हैं, इट डज नॉट हेल्प दैम इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कारण कोई भी इंडिविजुअल इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। इस बैरियर्स के कई रीजन्स हो सकते हैं, वो आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आई थिंक दैट इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड। नहीं तो आप लिख लीजिएगा कि दीज बैरियर्स मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो आप अपने दिमाग में लोग पहले से बैठा लेते हैं कि नहीं ये इसलिए कह रहा है, या ये ऐसा चाहता है, या इस प्रकार का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे विचार भी जो होते हैं, पर्सनल बायसेस भी होते हैं कई बार, जो हमारे दिमाग में पहले से हम किसी की तरफ एक साइड हो जाते हैं और दूसरी साइड का हम सुनने के लिए तैयार नहीं, निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। इमोशनल कॉजेज़ भी इसके लिए सम रीजन्स हो सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर मे बी सम इमोशनल कॉजेज़ लाइक एंगर, क्रोध जो आ जाता है, लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो भी इसका कारण हो सकता है। एंग्जाइटी भी इसका कारण हो सकता है। फेयर भी इसका कारण हो सकता है, जो डर होता है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इतना आप लिख लीजिए, इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ ह्यूमर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वैसे पूछा तो बहुत नहीं गया है ये, लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू व्हाट इज़ ह्यूमर। ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ह्यूमर, व्हाट इज़ ह्यूमर, ह्यूमर इज़ अ स्किल इन कम्युनिकेशन, और इट प्रोड्यूसेस अम्यूजमेंट इन कम्युनिकेशन। भाई एक स्किल है ये कम्युनिकेशन में, और ये क्या होते हैं, अम्यूजमेंट, खुशी जो होती है वो प्रकट करती है या पैदा करती है, हंसी, खुशी, इस प्रकार की चीज़ें कम्युनिकेशन में ये प्रकट करती है, बनाती हैं या पैदा करती हैं, इस प्रकार की चीज़ें लाती हैं। और इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमर इज़ अ स्टिमुलेशन दैट प्रोड्यूसेस लाफ्टर रिफ्लेक्स, जिससे लोगों में लाफ्टर यानी कि हंसी खुशी का माहौल हो जाता है।
आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी आप थोड़ा और लिख सकते हैं कि दैट इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिविजुअल्स। दो लोगों के मध्य में ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है ह्यूमर इन कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। जो बैरियर्स आ जाते हैं बैरियर्स कम्युनिकेशन में, वो भी उनको भी ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है ह्यूमर। इट प्रमोट्स एंगेजमेंट्स। कई एंगेजमेंट्स इससे प्रमोट हो जाते हैं, मतलब कई प्रकार के जैसे बिजनेस डील्स हैं, ये सब प्रमोट होती हैं इससे। अ टाइमली विटी रिमार्क लाइटन्स द मूड। कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है और उसमें ऐसा कोई विटी रिमार्क आ जाता है, कोई इस प्रकार एकदम जिसमें हम बड़े बुद्धिमानी से उसका उत्तर दे देते हैं, या फिर जिससे हंसी खुशी का माहौल आ जाता है, लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि एक जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है किसी भी मीटिंग में या वो, उसमें वहाँ पे लोगों का मूड जो होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। इट ब्रिंग्स दैम मीन्स इट ब्रिंग्स द पीपल ऑफ द मीटिंग कम टुगेदर। मीटिंग people come together. It makes them feel more comfortable and even it leaves a lasting impression. It strengthens the personal communication. Personal communication को भी ये ताकत देता है और प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी ये काफ़ी मददगार होता है। तो आप इस प्रकार से इसमें आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18th जो है ये पोएम की एक लाइन दी गई है। इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसका थोड़ा मीनिंग लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस सच इज़ दाई प्लेजर। ये जो पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, इसको सॉन्ग 1 के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये पोएम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखी है, फर्स्ट पोएम है उसकी। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, उस पोएम की भी फर्स्ट लाइन यही है। तो इस लाइन को हमने मीनिंग बताना है इसका। तो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट द पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर एड्रेसेस टू गॉड। वो भगवान को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं, एंड सेज ही एड्रेसेस टू गॉड एंड सेज दैट ही हैज़ मेड हिम इमॉर्टल। मीन्स द गॉड हैज़ मेड हिम इमॉर्टल। वो कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें इमॉर्टल बना दिया। यहाँ पे भगवान के लिए जितने भी शब्द आएंगे, ही आएगा या गॉड आएगा, तो वो कैपिटल होगा। ही का एच कैपिटल होगा गॉड के लिए, और गॉड का जी कैपिटल होगा। यहाँ पे पोइट ये भी कहना चाहते हैं, ही सेज दैट द गॉड हैज रियलाइज्ड हिम ऑफ द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस से ये मतलब है कि एक ह्यूमन एंडलेस या इन्फिनाइट कैसे हो सकता है, इटर्नल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि the God has made him realize that he is not a physical existence, he is beyond that, he is an immortal soul, and it is his pleasure that made him realize so। मतलब भगवान की ये कृपा है, so he pays his gratitude, he is thankful to God। तो यहाँ पे जो पोइट है वो बहुत ही भगवान के प्रति क्या है, धन्यवाद कर रहे हैं। he is thankful to God and he is saying that it is yours pleasure, it is your pleasure that you made me realize that the soul is eternal and this immortal soul, it is destined for eternity। उन्हें ये लगता है कि लगता क्या है, तो सच्ची है कि immortal soul जो है वो इटर्निटी की तरफ को डेस्टाइंड हो जाती है, उस रास्ते पे चल जाती है, यानी कि वो कभी फिर हमेशा के लिए अमर हो गई है, वो कभी उसकी डेथ नहीं होगी। इसके सिवा इसमें एक और क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन जो है इसका 19th नंबर में। व्हाट इज मेमोरेंडम, व्हाट इट इज इट पॉपुलरली कॉल्ड। इसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मेमोरेंडम की एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए। व्हाट इज मेमोरेंडम में, तो मेमोरेंडम को आप ऐसे लिख सकते हैं, मेमोरेंडम इज अ शॉर्ट मैसेज दैट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक शॉर्ट मैसेज जो जनरली यूज़ किया जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर, उसको मेमोरेंडम कहते हैं। और इट समटाइम्स सर्व्स एज अ रिमाइंडर, इट समटाइम्स गिव्स इंस्ट्रक्शंस, इट मे कन्वे एसेंशियल डिसीजंस और इंफॉर्मेशन। इसके द्वारा आपको कई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एसेंशियल डिसीजंस भी कन्वे किए जाते हैं मतलब।
और इसमें एक जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट पॉपुलरली कॉल्ड, इसको पॉपुलरली किस नाम से, यानी कि लोगों में क्या वर्ड इसके लिए प्रचलित है जिस नाम से इसको जाना जाता है, इतना बड़ा नहीं कहा जाता है। मेमोरेंडम के बारे में आपको बता दूं, व्हाट इज़ मेमोरेंडम लिखा है, मेमोरेंडम जो है सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है मेमोरेंडा या मेमोरेंडम्स, ये भी आ सकता है मेमोरेंडम इज़ अ सिंगुलर और मेमोरेंडम इज़ अ प्लूरल वर्ड, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये सिंगुलर है। और इसको पॉपुलरली जो है, इसका जो पहला वर्ड आपने देखा होगा MEMO, मेमो लिखा है, फिर RANDUM मेमोरेंडम है। तो रैंडम को छोड़ के इसमें खाली मेमो बोल के भी इसको काम चलाते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको मेमो बोलते हैं शॉर्ट में, इसका निक नेम समझ लीजिए आप। तो इसको पॉपुलरली व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड MEMO मेमो। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी ख़त्म हो जाता है और आपको सेक्शन बी जो है अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, इसलिए आपको मैंने ये आंसर्स पढ़ के बता दिए, क्वेश्चंस पढ़ के बता दिए, आंसर्स आपको समझा दिए। सो थैंक यू सो मच। मेरे को उम्मीद है आपको सेक्शन बी समझ में आ जाएगा। सेक्शन बी ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ओके, थैंक यू।